एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में आपने जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। देखो, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। जब तक आप अपने डाउट को बताओगे नहीं तब तक हम समझ में नहीं हो पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर में, ठीक, इनऑर्गेनिक के सेकेंड चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। हम लोग पढ़ेंगे अब संक्षारण क्या होता है। ठीक, कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें बचे, 2-3 टॉपिक्स और हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आज के सेशन में ये चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। देखो, संक्षारण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरोजन। अब उसको हम लोग जानते हैं कि वो होता क्या है। क्लास 10th में भी ये सारी चीजें पढ़े थे और बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जो चीजें हमने पढ़ा था बस उसी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना है। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण बोला जाता है कि जब कोई भी मेटल, मतलब कोई भी धातु जब क्या करे कि वो हवा या नमी के संपर्क में या किसी भी एसिड, ठीक, किसी भी एसिड के संपर्क में आता है तो उसकी जो लेयर है, उसकी जो परत है वो संक्षरित हो जाती है, मतलब खराब हो जाता है। ठीक, आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास एसिड होते हैं और एयर होते हैं, जो नमी आती है किसी भी मेटल्स के ऊपर जब पड़ते हैं तो वो उसकी लेयर को रिटेन करने लगते हैं, उसकी लेयर को वो खाने लगते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। इसका प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसको रोका कैसे जाता है, बचाव के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, बस समझ लेना, बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना है, बस सुनते जाइएगा। आप सुन के ही काफी चीजों को समझ जाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा है। लिखा गया है संक्षारण तथा लोहे पर जंग लगना। ये सब चीजें हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लिखा है नमी तथा वायु के संपर्क में आने के कारण। ठीक, किसके संपर्क में? नमी या फिर वायु। नमी का मतलब है कि मॉइस्चर, वाटर की जो फॉर्म में आने के कारण किसी धातु की सतह का नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। बस इतनी छोटी सी बात है। फिर इसके बाद जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का बंदरग होना, मतलब चांदी का कलर लेस हो जाना, दूसरे कलर में चेंज हो जाना, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तथा तथा सॉरी तांबे तथा कांसे पर हरी परत बनना। ठीक, तांबा और जो कांसा होता है उस पे हरी परत बन जाती है। ये सारी चीजें, इसमें खास बात ध्यान देने वाली है, ये सब हमें चीजें तुरंत नहीं देखने को मिलती। ये चीजें धीरे धीरे हमें मिलती है देखने को। कब मिलती है? धीरे धीरे मिलता है, अचानक से नहीं मिलता। वास्तव में संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है, ये चीज याद रखिएगा। ये वास्तव में एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। देखिए, जब कोई भी लोहा होता है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक लोहा है, ठीक, ऐसे लोहे की छड़ है, इस पे जैसे ही वाटर की बूंदे गिरी तो उसकी क्या करेगा? उसकी परत पे, ये ना कि इसके अंदर काम करने लगे, तो पहले ऊपर की परत परत खाएगा। तो उसे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही लोहा क्या हुआ, लोहे पे जल पड़ा तो एनोड की प्रक्रिया शुरू होने लगी। क्या होने लगी? एनोड। और आप जानते हो कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो, यहाँ पे 0 था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये पूरी प्रोसेस में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहीं पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बोला जा रहा है कि ये क्या किया? जल के तो साथ किया, जब वायु के साथ किया था क्या होगा? जैसे ही वायु आया, अब देखो, अगर वायु आए, हवा आए, ऑक्सीजन आए, तो ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। फिर से इसने क्या किया? पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, अब उसको हवा भी लग गई, एक इलेक्ट्रॉन और भी लॉस कर दिया, तो ये भी प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ही हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ही हुआ। अब बात करते हैं लोहे प्लस वायु की। लोहे प्लस वायु की जब बात करते हैं, जब यहाँ पे लोहा, जब हवा इसको लग जाती है तो कैथोड में क्या होने लगता है? ऑक्सीजन से, सॉरी, कैथोड की तरफ से यहाँ पे ऑक्सीजन होने लगता है। अब यहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कि गेन? गेन करता है। तो यहाँ से जब ये गेन करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करने लगते हैं? वाटर बनाने लगते हैं। हवा के रूप में जब लगता है इसको, तो ये क्या करने लगते हैं? वाटर बना लेते हैं। और यहाँ पे ये रिडक्शन शो करता है। क्या शो करता है? रिडक्शन शो होती है। बात तो समझ में आ रही है ना? ये होता है आपका संक्षारण। अब ये होता है इसमें संक्षारण, संक्षारण से बचने का उपाय। अब इसका उपाय क्या है? प्रिवेंशन क्या है? तो आप लिखोगे संक्षारण, संक्षारण से बचने का उपाय। क्लास 10th में थे तब भी आप लोग ये सब पढ़े थे कि क्या होता है
संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं, तो आपको पता भी होगा कि ये सब बचते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है जंग का, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला याद रखना, यही चीज तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, Fe2O3.XH2O, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, बाकी इसका कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक, हो सकता है कभी कभी इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं, और ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप बोलोगे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, और बाकी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और बेसिक सी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको आती है। तो इसके बचने के उपाय क्या क्या है, इसके बचने का क्या उपाय है कि हम लोग क्या करें, जो भी हमारा धातु हो उस धातु की परत को वायुमंडल में ना लाएं, है ना, वहां से दूर रहे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, धातु की सतह, लिखोगे धातु की सतह, धातु की सतह के वायुमंडल के संपर्क में न लाया जाए। ठीक, संपर्क में न आने देना, ये न लाया जाए, ये सब कह सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा क्या है इसका प्रिवेंशन, आप बोल सकते हो सतह को पेंट कर दो, धातु को, है ना, धातु की सतह को पेंट क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए, आप इसको पेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या होगा आप बता सकते हो, धातु की सतह किसी अक्रिय, लिखोगे धातु की सतह किसी अक्रिय धातु जैसे, जैसे में क्या है Sn, जिसको टीन कहते हैं, जिंक हो गया, क्रोमियम Cr, ठीक, ये सब हो गए, आदि से ढकना मतलब लेपन करना, ठीक, ढकना, ये सब बोल सकते हो। और इसमें एक और भी हो सकता है, यहाँ पे एक और भी आप लिख सकते हो कि बिस्फिनोल, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इसका प्रिवेंशन। चलो यहाँ पे एक लिस्ट लिख देती हूँ, आप यहाँ पे बना लेना। फोर्थ प्रिवेंशन क्या होगा, आप बोल सकते हो धातु की सतह या फिर सतह पर बिस्फिनोल का बिस्फिनोल का लेप लगाना, ठीक, लेप लगाना, ये हो गया आपका संक्षारण। यहाँ तक चीजें संक्षारण में, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल विभव, हेडिंग क्या बनाएंगे, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये क्या होता है, सेल विभव या फिर विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें इसमें से देखो ध्यान से। अब हम लोग इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रोड विभव, क्या कहते थे, इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से सुनना। और ई नॉट को क्या कहते थे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लीजिए होता क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव वो होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को, किसी भी धातु इलेक्ट्रोड को, मतलब जिसका वो धातु हो उसी के लवण में उसको क्या कर दिए, डुबो दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पे उत्पन्न होने वाले विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। सपोज करिए अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है और ये किसका है,
जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। तो उसको किसके लवण में डुबोना है? जिंक सल्फेट। ये इसी का सॉल्ट दे दीजिए, ठीक। ये सॉल्ट का मतलब लवण। ये इसी के सॉल्ट में इसको डुबो दीजिए। इस पे जो भी विभव उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को किसे कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाता है। ये बोला जाता है कि यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि जब हम लोग क्या करें, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो हमारा, ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो आपके पास, और बोला जाता है कि 1 मोल सांद्रता वाले, 1 मोल सांद्रता वाले, आप लिखोगे 1 मोल सांद्रता या कंसंट्रेशन, ठीक। 1 मोल सांद्रता वाला विलयन जब होगा, उसमें जब आप क्या करेंगे, धातु की छड़ को डुबोएंगे, तो जो भी विभव आपके पास आएगा, जो भी विभव उत्पन्न होगा, उसे हम लोग कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। किसे कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेचर को ध्यान दीजिएगा, और 1 मोल सांद्रता, 1 मोल सांद्रता, ये सारी चीजें देखो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे कि सांद्रता किस पे निर्भर करता है ना। विलयन की सांद्रता हमें किस पे निर्भर करती थी? विलेय पे। जितना हम विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे उतनी उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 मोल, 1 मोल में जितनी सांद्रता आ रही है, उसमें जब हम लोग किसी भी धातु छड़ को डुबोते हैं, तो जो भी विभव उस पे उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब बात ये आती है कि ये क्या होता है? विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव क्या कहते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, या फिर ई सेल बराबर E, आप बोलोगे E कैथोड होता है माइनस E एनोड होता है। क्या होता है? एनोड होता है। इसी के बारे में हमें जानना है। अब इसका डिफिनीशन क्या बनेगा? डिफिनीशन आप खुद से भी बना सकते हो। डिफिनीशन क्या बना सकते हो? यहाँ पे डिफिनीशन देखो, जब हमारे पास फॉर्मूला हो गया तो हम डिफिनीशन तो खुद से बना ही सकते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ई सेल में जब हम लोग क्या करते हैं, कैथोड और एनोड के बीच का अंतर ही निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ई सेल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ई सेल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है? दो अर्ध सेल की बात हो रही है। जैसे अर्ध सेल हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से में इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विभव कहते हैं, इसे इस सेल से प्रदर्शित करते हैं। खास बात ये ध्यान रखिएगा, जब ये ऐसा होगा तो हमें ये जब वैल्यू क्या दी रहेगी, ऑक्सीडेशन में दिया रहेगा, तो हमें अपचयन लाना होगा। इसका कहने का मतलब है, इधर आइए, इधर यहाँ पे बोला जा रहा है जब तक ई अपचयन नहीं होगा, हमें चाहिए क्या? ई अपचयन विभव चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन विभव होता है, मतलब ऑक्सीकरण विभव होता है, अपचयन विभव होता है, तो हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो कुछ चीजों में हम लोग माइनस लगाते हैं। कुछ याद आ रहा है? पढ़ लेना ठीक से उसको। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीकरण विभव दिया है, सपोज करिए यहाँ पे ये किसी चीज का दिया हुआ है, यहाँ पे Zn2+ का इलेक्ट्रोड विभव दिया है 0.6, हम लोग ले ले 76, और यहाँ पे और किसी चीज का दिया है, मान लीजिए आयरन का ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे इसका भी दिया है, और ये किसमें दे दिया है? प्लस में। किसमें दिया है? प्लस में दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे लगाएंगे? नहीं लगा सकते, नहीं कुछ होगा। अगर ये निकालेंगे तो वैल्यू कुछ नहीं आएगी, कुछ होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपचयन विभव निकालना। अपचयन विभव निकालने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सेम इसी प्रकार से इस चीज को हम लोग माइनस कर देंगे। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई डाउट तो होगा नहीं? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, नहीं समझ में आएगा तो आप बताना। अब अगर मानो यहाँ पे और भी, अब जैसे हम यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि हम लोग ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण विभव कैसे पहचानेंगे, और इसके बाद अपचयन कैसे पहचानेंगे? देखिए, आपके पहचानने के लिए हम बता दे रहे हैं। आपको करना क्या होगा, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, आपको ये सारी चीजें बस समझनी है। हम लोग एक अपचयन के लिए एग्जाम्पल के लिए ले लिए, हमें क्या पहचानना है? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव पहचानने के लिए
यहाँ पे हमने ए नाम का कोई भी एलिमेंट ले लिया और इसने क्या हो गया, खुद को ए माइनस आयन सॉरी प्लस आयन में चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसके पास 0 आयन है, यहाँ पे इसके पास 2 आयन हो गए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब मान लो यहाँ पे एक प्लस है, फिर से हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे देखो बढ़ गया, तो ये भी क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। तो हम लोग इन सब को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो ऑक्सीडेशन विभव। ठीक, ऑक्सीडेशन विभव आप लोग बोल सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए अपचयन क्या हो रहा है, तो अपचयन आप समझोगे, अपचयन के लिए यहाँ पे अपचयन के लिए ये समझोगे कि मान लो किसी के पास ऐसे चार्ज था एक, और ये यहाँ से यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या होती है हमारा अपचयन विभव। क्या होता है, अपचयन विभव। अब बोला जा रहा है कि जब आपके पास ऑक्सीडेशन विभव दिया रहेगा, अपचयन लाना होगा, तो क्या करना होगा, माइनस लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ये बात समझ में आई ना, चेंज करने के लिए। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट होगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक सवाल देख लेते हैं। ठीक, इस पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। सवाल हालांकि इसी का देखेंगे जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रहा आपके पास ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या है, आपको दिया गया है Zn किस में जा रहा है, यहाँ पे Zn 2+ में हो जा रहा है। इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब यहाँ पे क्या है, आयरन है, क्या है बेटा, आयरन है। आयरन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक, अब इसका E0 आप E0 भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी E0, यहाँ पे भी E0, यहाँ पे भी E0 कर सकते हो। ध्यान रखना E0 की वैल्यू कितनी दी गई है, चलो हम लोग ये रख लेते हैं, परेशान हो जाओगे। कितनी दी गई है यहाँ पे, +0.75 वोल्ट। ठीक, अब दूसरा क्या दिया गया है यहाँ पे, +0.41 वोल्ट, ये दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुछ इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। अब आपके पास पता चल गया कि हमारे पास दिया क्या है, बस चीजों को जान लो, समझ लो यहाँ से। अब अगर ऐसी चीजें, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा। तो आप लिखोगे ई सेल, ठीक, बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही लिखोगे, ये फॉर्मूला लगेगा। हमने क्या बोला आपसे, देखो सब क्या दिया है, ऑक्सीडेशन 0 से 2 में गया तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी देखो 0 से 2 में गया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सब ऑक्सीडेशन में दिया है, तो हमें क्या चाहिए, अपचयन में चाहिए, सबके लिए माइनस लगा दो। क्या लगा दो, यहाँ पे माइनस कर दो, सारी वैल्यू माइनस में कर दो, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में हमने कर दिया। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो वैल्यू माइनस में कम होती है वो वास्तव में अधिक होती है। ठीक, ये चीज जानते हैं, तो हम लोग फॉर्मूले में लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, -0.41, इसका खुद का एक माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर भी इसका खुद का माइनस हो गया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 0.75 वोल्ट, ना लिखे चलेगा। ठीक, ये लिखते हैं। अब ये दोनों मैथ तो पढ़े हो ना, जानते हो बेटा, मुझसे ज्यादा जानते हो। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, -41 प्लस 0.75। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। अब जान रहे हैं कि ये माइनस है और ये बड़ा भी है इसमें, तो हम लोग इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.34 0.34 आ जाएगा। ई शेल की वैल्यू आ जाएगी, ई शेल की क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये बोर्ड में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखो कितने इजी है ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए, चीजें समझ में भी आ रही होंगी आपको। चलो अब हमारा अगला टॉपिक है, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, नॉट्स इक्वेशन। ठीक, नॉट्स इक्वेशन हिंदी में इसको कैसे कहते हैं तुम लोग देख लेना, समीकरण।
ठीक बेटा, हिंदी समझ लेना कि कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक, जिसको नर्स इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहाँ से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा नर्स इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको जानते हैं ये होता क्या है। थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाते हैं, आ जाते हैं क्लास 11 की बात कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि क्लास 11 में आपने चीजों को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो क्लास 11 में अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल जी की वैल्यू, ठीक है, डेल जी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि ये डेल जी क्या होता है, गिब्स ऊर्जा जिसको कहते हैं। अगर ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो हम क्या होता है। ठीक, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है कि यहाँ पर होता क्या है। आप ये सारी चीजों को जानते हो, पढ़े हो, समझे हो, बस थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को क्या करना है, रिकॉल कर लेना है, समझ लेना है कि होता क्या है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर जी डेल, सॉरी, है ना, डेल जी निगेटिव होता है तो इसको क्या कहते हैं, स्वतः प्रक्रम। क्या कहते हैं, स्वतः प्रक्रम। ठीक, इसको बोलेंगे स्पॉन्टेशियल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेशियल। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्वतः प्रक्रम का क्या मतलब होता है। स्वतः प्रक्रम का मतलब एक बार उसको क्या दे दिया जाए, ऊर्जा दे दी जाए, वो पूरा काम अपना खुद से कर ले जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, कागज में अगर मान लीजिए आपके पास ये कागज का थोड़ा सा टुकड़ा है, यहाँ पर इसको आग लगा दीजिए, तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद ये पूरा जल जाएगा। आपको और जगह आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह आपने आग लगाया, ये पूरा काम अपना खुद से कर लिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वतः प्रक्रम। जब हमारे पास डेल जी क्या हो, निगेटिव हो। अब बात करते हैं पॉजिटिव की, जब पॉजिटिव होगा तो इसको कहते हैं अश्वतः। क्या कहते हैं, अश्वतः प्रक्रम। अश्वतः प्रक्रम इसको कहते हैं। अश्वतः प्रक्रम का मतलब ये होता है कि आपको बार बार एनर्जी देनी पड़ेगी, बार बार एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हम लोग कागज के अलावा और भी ले सकते हैं, हीलियम गैस को भी ले सकते हैं, वहां पे भी हमें समझ में आ जाएगा। हम क्या करें, दो रूम को एक डिवाइडर से डिवाइड कर दे और फिर उसमें हीलियम गैस को भर दे, फिर हम किसी भी पाइपलाइन के थ्रू से उसको जोड़ देंगे बेटा, तो वो क्या कर जाएगा, बिना किसी अदर एक्स्ट्रा के एनर्जी के वो क्या करेगा, उसमें हीलियम ट्रांसफर हो जाएगा। ये उसी की बात की जा रही है। और यहाँ पे हो रहा है कि हम बार बार ऊर्जा को देते चले, बार बार क्या करें, ऊर्जा को देते चले। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग कहीं पे बाइसिकल से ट्रेवल कर रहे होते तो एक बार बाइसिकल चलाया, क्या वो चलती जाती है, नहीं चलती जाती ना, हमें बार बार पैरों से पेडल को लगाने पड़ते हैं, बार बार धक्का देना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ता है, वो एक बार में काम नहीं करता। इसी को हम लोग कहते हैं अश्वतः प्रक्रिया। हमें अश्वतः प्रक्रिया, हम जब बाइकिंग ट्रेवल करते हैं तो अश्वतः प्रक्रिया होती है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर रूम में कुछ चीज होगा, आपको कई सारे बहुत सारे चीजें हैं रूम में, आपको एक एक चीज को बाहर ले जाना है, तो आप किसी एक चीज को लेकर जाओगे तो सब उसके पीछे पीछे नहीं ना आएंगे, आप क्या करोगे, सारी चीजों को लेकर जाओगे, बारी के बारी लेकर जाओगे, एनर्जी भी लगेगी। तो यही पे चीज बोला जा रहा है। अब यहाँ पे डेल जी जीरो हो गया, डेल जी जीरो का मतलब होता है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया यहाँ पे। तो इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है दोनों सब बराबर है। क्या है, सब बराबर। जिस प्रकार से हम लोग बैटरी को बात करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है तो आयंस इस पे क्या हो जाते हैं, सब बराबर बराबर हो जाते हैं, ना किसी को लेना है ना किसी का देना है, तो यही चीज होता है। अब बात ये आती है कि ये बताने का क्या मतलब है। ये बताने का मतलब यही था कि नर्स जो इक्वेशन है हमारा, ये यहीं से बनकर आए। अगर वास्तव में हम लोग देखें तो नर्स इक्वेशन क्लास 11 से ही बहुत अच्छे से आया था, आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें ये बताना था कि ये ऊर्जा होता क्या है। और यहाँ पे भी कुछ इसी चीज की एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, वहीं से ये क्या हुआ, नर्स इक्वेशन आया है। इसका डिफिनीशन लिखते हैं नर्स इक्वेशन का। देखिए नर्स इक्वेशन क्या है, नर्स के अनुसार ताप T है ना, ताप T है, टेम्परेचर T है, धातु का विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा विलयन की सांद्रता के मध्य समीकरण दिया गया है, जिसे नर्स समीकरण कहते हैं। ये रहा इसका फॉर्मूला, कभी कभी 1 मार्क्स में इसका फॉर्मूला ही पूछ देता है। अब इसमें हम सारी वैल्यू को जानते हैं। मन में सवाल ये आ रहा है कि ये क्या होगा, तो ये हम लोग किसी भी धातु के लिए लेते हैं, धातु पे जो आयंस होते हैं, जैसे ये मेटल है बेटा, तो ये मेटल्स किस में जाएंगे, इसी प्रकार से जाएंगे अपने आयनों में, तो ये उसी का मान है। ठीक, परेशान नहीं रहना, कुछ चीजों को हमें बस यहाँ पे समझ लेना है, जान लेना है, रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें सारी चीजों को मानना है कि क्या क्या हो सकता है। अब आ जाओ,
अगर हम लोग ई की बात करें यहाँ पे ये, तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। ई की बात करें तो आप इसे को क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव बोलोगे। अगर ई नॉट की बात की जाए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, बोलो हाँ या ना, क्या कहोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूं तो आर आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस नियतांक। क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ कमेंट में। फिर टी की बात क्या करते हैं, ताप। टी क्या होता है, ताप होता है। और एफ क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। सबकी वैल्यू जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। फिर यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए एन क्या है, तो आप एन के लिए क्या बताओगे, एन क्या होता है, प्रयुक्त, मतलब उपयोग हुए, प्रयुक्त जो होता है, प्रयुक्त का है भाई साहब, इसको का बना लेना, ठीक, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, क्या है, इसकी संख्या है। अब चलो बताओ इसका गैस नियतांक की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू होती है 8.314, ये इतना होता है। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर हम लोग कितना लेते थे, 25 डिग्री लेते हैं ताप, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है, सॉरी 298 केल्विन। कितना आता है, 98, 298 बना लेना, केल्विन ये हो जाता है। फैराडे क्या होता है, फैराडे बोलो क्या होता है, 96500, ये होता है, ठीक, ये हमारा फैराडे होता है। इतनी सारी वैल्यू होती है, हम लोग इन्हीं से सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसमें सारी चीजों को ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके आगे और क्या क्या हो सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग आगे इसके और क्या क्या कर सकते हैं, आप ये भी जानो कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी धातु है, जैसे कॉपर ले लिया हमने, ये कॉपर किस में चेंज हुआ, आयंस में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। जब हमारे पास n ज्ञात ना हो, n ज्ञात न हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी n ज्ञात हो जाए, जब n हमारे पास है यहाँ पे ज्ञात हो जाए, ऐसे ज्ञात हो जाए या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सारी वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड हो, सबका वैल्यू देखो, यहाँ पे जो जो वैल्यू दी गई है सब वैल्यू को रख दो, तब देखो क्या आता है। तो आप लिखोगे E इज इक्वल टू ई नॉट, कितना आता है बेटा, ई नॉट माइनस कितना आ जाएगा, हम लोग जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0591 ऐसे ही कुछ करके आता रहेगा, और यहाँ पर n, जब हम n क्यों बचा, क्योंकि हमने फैराडे की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया तो इतना आया, बस n बच गया यहाँ पे। n लिखेंगे लॉग, लॉग क्या लिखेंगे, फिर से वही mn, जो भी हमारा धातु होगा, जो भी हमारा बेटा यहाँ पे धातु होगा। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजों के लिए ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एनोड और कैथोड ज्ञात हो तब क्या करेंगे, या दिया हो तो लिखिएगा, यहाँ पे स्टार पॉइंट बना लीजिएगा। जब एनोड तथा कैथोड दिया हो, जब आपके पास एनोड और कैथोड दिया हो तब, जब एनोड कैथोड दिया हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल यही वाला, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब बस यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे ई नॉट माइनस 0.0591 एन, ठीक है, अपॉन एन लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग, ऊपर लिखेंगे एनोड, जो एनोड हमारा दिया हो, नीचे क्या हो जाएगा कैथोड जो दिया हो, ठीक, नीचे क्या दिया हो, जो कैथोड दिया हो। और दूसरी बात ये कर लेते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिया हो तब क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिया होगा तब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे सेम चीजें हैं, जब आपके पास क्या दिया हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लिख दे यहाँ पे, जब ऑक्सीकरण
तथा अपचयन दिया हो। ठीक, अपचयन दिया हो, सेम फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अगर यहाँ पे क्या कर देना है, बदल देना है। n अपॉन में log, log यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनोड की जगह पे क्या रखेंगे, एनोड की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, जल्दी से बताओ, ऑक्सीकरण, क्या रखेंगे, ऑक्सीकरण रखेंगे। और यहाँ पे कैथोड की जगह पे रिडक्शन रख देंगे, कैथोड की जगह पे क्या रख देंगे, रिडक्शन रख देंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास ये सारी चीजें दी हो तब यहाँ से हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर ये खत्म है। अगर आपसे बोला जाए डेनियल सेल के लिए नॉट्स इक्वेशन लिखिए। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए डेनियल सेल के लिए यहाँ पे नॉट्स इक्वेशन लिखे तब क्या करेंगे, आपको पता ही होगा डेनियल सेल में होता क्या था। डेनियल सेल में Zn प्लस Cu2 प्लस में होता था। अब यहाँ से Zn किसमें चला जाए, 2 प्लस में, और यहाँ पे Cu अपने आयन में हो जाता था, सॉरी यहाँ पे अपने धातु के रूप में हो जाता था। ये हमारा होता था डेनियल सेल। ये क्या होता है, डेनियल सेल। अब आप बता सकते हो कि इसमें कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बात समझ में आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब क्या समीकरण नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 n की वैल्यू, और ऊपर क्या होता था, ऑक्सीडेशन, और नीचे क्या होता था, रिडक्शन, नीचे क्या होता था, रिडक्शन, और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लॉग। यही सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो परेशान नहीं रहेंगे। अगर और भी तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Zn2 प्लस है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से Cu में है ना रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसकी जगह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार पॉइंट करके एक नोट करके लिख लेना। ऐसे बोला जाता है साम्यावस्था में सेल का मान क्या होता है, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में सेल का मान। ठीक, सेल का मान क्या होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे जो हमारा सेल होता है साम्यावस्था में 0 होता है। अभी हम लोग पढ़े थे ना डेल जी 0, तो क्या होता था बताए थे, साम्यावस्था होता है, बैटरी का एकदम साम्यावस्था हो जाएगा। और यहीं पे बेटा जी ये डेल जी भी क्या होता है, 0 होता है। ये चीजें याद रखिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे 11th का चीजें डिस्कस कर दी थी ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ये चैप्टर खत्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।